बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर फायजा। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मैंने कल एक पेशेंट देखी थी, वो शी वॉज नलीपैरा 35 years, मैरिड फॉर 9 years, और उसका कोई बेबी नहीं था, और वो ओवेरियन मास के साथ आई थी, और जो उसके अल्ट्रासाउंड पे उसका CA-125 भी 1059 था, और वो बायलेटरल अल्ट्रासाउंड पे बायलेटरल सीरस म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमास बताए हुए थे। जी तो सर मेरा ये प्लान था कि हमने उसका करवाना था अब सिटी स्कैन, और उसका जो CA-1919 था वो भी उसका कोई 400 समथिंग था, बाकी LDH AFP बाकी बीटा HCG सब कुछ नॉर्मल रेंज में थे। अब ये था कि सर अगर तो ये एपिथेलियल कैंसर भी होता है, स्टेज 1 का भी अगर आता है, क्योंकि अगर तो एडवांस स्टेज है तो हमें पता है कि हमने तो उसकी क्लियरेंस सर्जरी करनी है और कीमो भी देनी है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वो नली पैरा है, और उसके हस्बैंड का भी ना माइल्ड मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर उसका है, क्योंकि मोटिलिटी उसकी थोड़ी सी कम थी। अब ये प्रॉब्लम था सर कि अगर तो उसकी सर्जरी हम करते हैं तो ये एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या बताना चाहिए कि अगर ये अर्ली स्टेज आती है, मतलब स्टेज 1 आती है एपिथेलियल कैंसर की, तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैं इसको मैं इसकी यूनिलेटरल सेल्फिंग ओफरेक्टमी करूंगी, लेकिन कंट्रालेटरल साइड की मैं सिस्टेक्टमी कर दूंगी, और बाद में फिर IVF के लिए भिजवा दूंगी, और फर्टिलिटी फैमिली कंप्लीट करके, या उसका वो IVF के बाद फिर दोबारा उसकी क्लियरेंस सर्जरी हो जाए, या फिर उसकी क्लियरेंस सर्जरी उसी सिंगल सर्जरी में ही हो जानी चाहिए अगर स्टेज 1 एक कैंसर आता है सिटी स्कैन। देख, आपने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया। उसकी एज क्या थी? सर उसकी एज 35 थी, नली पैरा, मैरिड फॉर 9 years, 9 years की इनफर्टिलिटी हो। और उसकी सर ओवुलेशन इंडक्शन की भी हिस्ट्री थी, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। ठीक। ठीक है। अब उसके बायलैटरल मास बोला आपने, जी बायलेटरल मैसेज 5 into 8 सेंटीमीटर कुछ थे। ट्यूमर मार्कर्स बोले CA-125 400 है। नहीं नहीं सर, CA-125 1059 है। 1029। 59। चलो 59 एक सी बात। ये है क्वेश्चन, हम फोकस यहाँ पे कर लेते हैं कि जी पेशेंट married for 9 years, nulliparous, has got bilateral mass, और उसका अल्ट्रासाउंड के जो फीचर्स होंगे वो बायलैटरल मास की सिस्टिक है, सॉलिड है, क्या जो भी फीचर्स हैं जी वो। जी सर, उसके 3 फीचर्स थे। रेज वस्कुलैरिटी, इसमें थे सॉलिड नड्यूल्स थे एक सिस्ट में, हाँ, और सिस्ट का जो साइज भी था वो भी मोर देन 7 सेंटीमीटर था एक साइड पे, 7 into 12 सेंटीमीटर कुछ था। तरफ तो बायलैटरल है ना, दूसरी तरफ साइज। जी जी नहीं नहीं, दूसरी सब के एक तरफ तो 7 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ कितना साइज है? सर दूसरी तरफ वाला जो साइज था वो भी तकरीबन इतना ही था, 8 to 9 सेंटीमीटर तक का कुछ था। Cystic masses with हम्म vascularity and some nodularity। हम्म ये बोल के आपने अब पहले बोलना है कि इन दिस पेशेंट मोस्ट लाइकली इट्स ए न्यूप्लास्टिक ओवेरियन ट्यूमर, जो जी उसका CA-125 भी रेज है 1000 और दूसरे मार्कर्स में। तो न्यूप्लास्टिक तो हो गया ना, और जी उसमें वास्कुलरिटी भी है, नोडुलरिटी भी है। हम्म, तो दिस इज अ केस ऑफ 35-year-old nulliparous neoplastic bilateral tumor. I say neoplastic because इसकी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स हैं वास्कुलरिटी, नोडुलरिटी और ट्यूमर मार्कर रेस है। Hence, I will counsel the patient that she has got these neoplastic tumors which could be benign, could be malignant. क्योंकि सिर्फ ट्यूमर मार्कर का रेज होना अल्ट्रासाउंड की डजंट मीन कि ये जरूर malignant है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। So she has got a bilateral ovarian tumor which could be
malignant or benign. In view of this, I'll counsel that we will do, मैं इस तरह बोलूँगा, we'll do laparotomy by vertical incision. Then collect ascitic fluid for cytology. अगर फ्लूइड नहीं है, मैं सेलाइन डाल के वो वॉशिंग लूँगा और भेजूँगा. और फिर दूसरी तरफ ये करने के बाद I will do inspection of the 2 tumors on the ovaries and rest of the abdomen for any metastasis or any secondary deposits. And if facility is available, I'll do frozen section on both cysts and wait for the report. यहाँ तक पहुंचेगी तो आप पास हैं. आपने कुछ ओवरीज का क्या किया सर? हाँ जी, सर ओवरीज का क्या किया? फिर उसकी सिस्टेक्टमी की या यूनिलेटरल सल्फिंगोफ्रेक्टमी की? the further management will depend upon cytology and frozen section report. आपने तो अपने गले से उतार दिया. Cytology में malignant cells हैं. Then it is a case of malignant ovarian tumor. अब bilateral है तो वो 1B या 2 बन गया. और in view of the frozen section and cytology, I'll do proceed further. अगर वो benign है तो आपकी बात ठीक है. I'll try to do bilateral cystectomy. आपने unilateral oophorectomy करके दूसरी तरफ cystectomy बोला. Why you दोनों तरफ cystectomy की कोशिश करूंगी अगर रिपोर्ट benign है. अगर रिपोर्ट malignant है, it will be treated like ovarian malignancy stage 1 or 2 depending upon the surface of the or cytology and other. सर इसको ना स्टेज 1B ही रखें, तो 1B का फिर क्या होगा? तो अगर 1B है तो उसकी नलीप्रस है. I would counsel the husband कि इसकी tumor is limited to the ovaries, both ovaries, and the best treatment for her is bilateral hysterectomy, oophorectomy and hysterectomy. But because she is nulliparous and tumor is 1B, the possibility is we could do cystectomy on both sides. Then जी क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया. कोई बता देगा इन्होंने क्या कहा? नहीं. चलो मैं तो फिर जो भी 1B की मैनेजमेंट जो है ना वेरिएंट ट्यूमर की, वो किताब से पढ़ लीजिए, वही बोलूँ. मेरी नज़र में ये नलीप्रस है, एज 35 है, तो 1B की मैनेजमेंट पॉसिबली bilateral cystectomy and then followed by chemotherapy if need be or immunotherapy, and then after a couple of years maybe fertility. आपने इसको बोला? जी सर. कुछ तो बोला करो ना. ये सवाल पूछा बोले. सर अभी तो उसका सिटी स्कैन ही प्लान में है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये फर्टिलिटी स्पेयर करनी पड़ती है इसकी 1B में, तो फिर इसकी फिर हम इसकी सिस्टेक्टमी ही करेंगे. हाँ तो वही है bilateral. बस सर ये कंफ्यूजन था. वही है. जी जी. सिस्टेक्टमी करोगी तो फर्टिलिटी प्रिजर्व होगी ना. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर इसमें फिर ये नहीं कर सकते थे 9 इयर्स के तक वो मैरिड है और कंसीव नहीं किया है और ट्रीटमेंट फेलियर भी हो गया है,
तो हम अगर ओवा प्रिजर्वेशन करें और माइल्ड मेल फैक्टर भी हैं, फिर इक्सी के लिए बाकी सरोगेसी है, इसके ऑप्शन ना दे सकें? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका CA 125 1000 से ऊपर है, और इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट इज CA 125 1000। उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट ये है, वो फर्टिलिटी नहीं है। फर्टिलिटी तो उसका टोटल जो भी मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट है, वो कंप्लीट करने के बाद 2 साल बाद वो अगर रिकरेंस कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट की क्लियरेंस के बाद फिर हम उसके हार्मोन्स करेंगे, AMH, FSH वगैरह, और देखेंगे कि क्या है। फिर ओवुलेशन स्टिमुलेशन करेंगे, ओवा उठाएंगे, और जो भी करेंगे, आप जो करना चाहती हैं वो करेंगे। सर, तो प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी नहीं होगी इसमें? 1A ओवेरियन 1A1 और 1B में हम तो प्राइमरी डिबल्किंग सर्जरी करते हैं ना? ये वहाँ पे पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये नलीपरस है, मैरिड फॉर 9 इयर्स है, तो फर्टिलिटी पॉसिबल है। स्टेज 1 में फर्टिलिटी पॉसिबल है, तो इसीलिए उसके हस्बैंड को काउंसल करेंगे, उसको भी काउंसल करेंगे कि ये स्टेज है। द बेस्ट ट्रीटमेंट अगर मैलिग्नेंसी है तो इज क्लियरेंस, लेकिन बिकॉज शी इज 35, 9 ईयर मैरिड, नलीपरस, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये कंजर्वेटिवली वो उसकी बायोलेटरल सिस्टेक्टमी करें, और उसके बाद जो भी उसका ट्रीटमेंट होना है ऑन्कोलॉजी में वो करने के बाद फिर 2 साल बाद क्लियरेंस लेके फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट फॉर ये कंजर्वेटिव अप्रोच अगर रखेंगे तो पॉसिबली आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इम्तियाज। जी सर, थैंक यू। चले, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, रिसेंटली एक मॉक एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे अगर मतलब फर्टिलिटी डिजायर्स नहीं है पेशेंट की, ओवेरियन सीए है, अगर अर्ली स्टेज भी हैं, तो वो एग्जामिनर्स कह रहे थे कि पहले आपने लेप्रोटमी करनी है और बायोप्सी, मतलब लेप्रोटमी नहीं करनी है, बायोप्सी लेनी है, फिर लेप्रोटमी आपने प्लान करनी है। ये सुन लो, वहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे इसका कंसर्न नहीं। यही 35 ईयर ओल्ड पैरा 2 फाइंडिंग वो है जो आपने बोली, उसका मैनेजमेंट ये होगा, पहले उसके ट्यूमर मार्कर करेंगे, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर नीड भी CT स्कैन और MRI करेंगे। ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और ट्यूमर मार्कर, और अगर ट्यूमर मार्कर्स में वो मैलिग्नेंसी आती है तो विल काउंसल द कपल के ये मैलिग्नेंसी है, आप नलीपरस हो चुके, आपको कोई फर्टिलिटी का कोई रौला नहीं है, इसलिए अगर ये मैलिग्नेंसी है तो उसका सीधा ट्रीटमेंट होगा कि हम ऐसा बोलेंगे, आप इसकी एट लेप्रोटमी उसकी देखेंगे, स्टेजिंग करेंगे, साइटोलॉजी करेंगे, फ्रोजन सेक्शन करेंगे। ये 3 लफ्ज बोलने हैं आपने। एट लेप्रोटमी उसकी सर्जिकल स्टेजिंग करेंगे, और साइटोलॉजी करेंगे, और फ्रोजन सेक्शन करेंगे। ये करने के बाद अकॉर्डिंगली विल डू व्हाट इज करेक्ट फॉर हर इरिस्पेक्टिव ऑफ हर फर्टिलिटी, चूंकि फर्टिलिटी यहाँ पे इशू नहीं है, ये बोलेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलें, अब आज का है मेल इनफर्टिलिटी, वॉलंटियर कौन? सर मैं नायला। नायला फ्रॉम उकाड़ा। यस सर। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड। गुड, अच्छी बात। लेकिन नायला, आपसे बात करने से पहले मैं 2-3 बातें किताब से आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास पेंसिल है तो लिख लीजिए। जी सर। इमरान, कितनी लड़कियां हैं? 46 48 है सर। ओह वेरी गुड, माशाल्लाह। ये आप लोगों को पता चल जाता है एक दूसरे का कितनी है?
मुझे तो नहीं चलता। सर मुझे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है 48। मेरी स्क्रीन पे तो कहीं 48 लिखा हो। मुझे तो पूछना पड़ता है इमरान से कितनी। अच्छा जी, पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इम्तिहान में ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हो। लेकिन आप यू शुड बी फेमिलियर विद इन टर्मिनोलॉजी। मेल इनफर्टिलिटी आज कर रहे हैं हम। एजोस्पर्मिया तो बड़ा कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं ना। अगर ए उड़ा दिया जाए, ए इज एब्सेंट, तो ज़ूस्पर्मिया, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सीमन की वेरियस टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती है। ए नहीं, ZOO स्पर्मिया। अगर आप ये बात याद रखें तो फिर ये टर्मिनोलॉजी जो इम्तिहान में कभी आ ही जाए आपको आसानी हो जाएगी। अगर नॉर्मोजूस्पर्मिया लिखा होगा, नॉर्मो आगे जूस्पर्मिया, इट मीन नॉर्मल। ओलिगोजूस्पर्मिया, हम जनरली जू उड़ा देते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नॉर्मोस्पर्मिया ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जू हर एक में है। तो ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, इट मीन्स काउंट जो है वो कम है। कम कितना है? वो 15 मिलियन से कम है पर मिल। आगे उसका माइल्ड मॉडरेट को इतना वो नहीं है, लेकिन ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया मीन्स काउंट जो है वो कम है 15 मिलियन से। वो जितना ज्यादा कम होगा उतना उसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। आगे है एस्टिनोजूस्पर्मिया। पहले में ओलिगोस्पर्मिया में काउंट कम था, एस्टिना में मोटिलिटी कम है, रिड्यूस्ड मोटिलिटी। आगे है टेराटोजूस्पर्मिया। उसमें है कि उसमें स्पर्म में एबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से एबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा है। नॉर्मली एक्सेप्टेड मिनिमम एक्सेप्टेंस रेट है 4% नॉर्मल होने चाहिए। अगर 4% से कम है तो फिर टेराटोजूस्पर्मिया। आगे है एजोस्पर्मिया जो आप बहुत इस्तेमाल करते हो, एब्सेंट, नो स्पर्म्स। आगे है एस्पर्मिया। इट मीन्स के नो इजैकुलेशन, एब्सेंट semen। ठीक, अब आ जाते हैं हमारा पहला केस, डॉक्टर नायला फार मोकाड़ा।
जी सर। ऐसा आसानी है। पेशेंट हाँ, इन जी सर एक क्वेश्चन पूछ रहे सर, ये एक नेक्रोपर्मिया भी लिखा होता है टर्मिनोलॉजी। मीन्स मोर्टेलिटी। ठीक है। तो अब आ गया पहला केस, पेशेंट एज 25, husband 30-year-old, married for 5 years, complains of failure to conceive, और साथ रिपोर्ट वो लाए हैं कि हस्बैंड का चेक हुआ था कहीं, उसके टोटल काउंट है 8 मिलियन, मोर्टेलिटी है एक्टिव मोर्टेलिटी 30%, और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल 5%। मैं दोहरा दूं, ये है काफी। सर आपने पेशेंट की एज बताया 25 ईयर, हस्बैंड 30 इयर्स, मैरिड फॉर 5 ईयर, फेलियर टू कंसीव, हस्बैंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में टोटल काउंट 8 मिलियन, मोटिलिटी 30%, एक्टिव और मॉर्फोलॉजी 5%। बिल्कुल यही बोला, बस फरमा दी। First of all, I will introduce myself to the patient, confirm the given detail, then ask her educational status and address her concerns and information gathering by history, examination and investigation in the focused history. First of all, I will inquire about the marital history of the couple, from how long they are married, age of both partners, either first or second marriage of both partners, and either they are living together. Then in the coital history, I will inquire either they are living together or not, and from how long they are trying to conceive, frequency of coitus per week, and then inquire about especially male partner history, any history of comorbidities in the husband, diabetes, hypertension, any history of coital problem in the male partner, any ejaculatory or erectile dysfunction in the male, and any history of previous surgery, trauma in the groin region, or any history of taking of any drugs like antipsychotic, any history of exposure of fumes, smoke, and then any history of radiotherapy, chemotherapy, or any history of taking any illicit drugs. And after history taking, I will move toward examination of the male partner, which include her general physical examination, especially her BMI, height, weight, and then I will check the patient blood pressure, check for smell of the patient, and then look for thyroid symptom, chest auscultation to rule cystic fibrosis, and then body shapes, hair distribution, and then in the local examination, in the presence of my urologist male colleague, I will check for any obvious pathology like varicocele, hydrocele, and then volume of testes, volume, consistency, and temperature of testes, any presence of scar mark,
and any penile structure deformities like microspidus, hypospidus वगैरह, and then check epididymis, any tenderness, nodularity, and then after that I will move toward investigations in which specifically in the male I will inquire about any previous test of husband semen analysis present or not, serum FSH, LH, serum testosterone or TSH level, and then a testicular ultrasound to see any pathology like hydrocele, varicocele, or any. जी, 7 मिनट में से 1 मिनट रह गया। अगर उस 1 मिनट में कुछ नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। आप फेल तो बहुत मुद्दत की फेल हो चुकी, बहुत पहले फेल हो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अंदर। क्या डिस्कनेक्ट होगा? सर नेट, इंटरनेट। हाँ सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, मैं तो आपको पूरा सुनता रहा। मैं बोल देता हूँ आपने क्या क्या पूछा। After mutual introduction, I'll ask her about her education. पहला फिक्र आपका ये था। तो उसके बाद एजुकेशन के बाद मैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री लूंगी, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, सेकंड मैरिज, लिविंग टुगेदर, क्वाइटस की हिस्ट्री लूंगी, मेल के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, और फिर हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, ट्रॉमा, history of psychiatric diseases, smoke, exposure to X-rays, illicit drugs. फिर मैं एग्जामिन करूंगी, BMI देखूंगी, ब्लड प्रेशर देखूंगी, स्मेल देखूंगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पता नहीं आप कैसे पहचान लेती है एग्जामिनेशन पे, वो देखूंगी, मेल एग्जामिनेशन लोकल जो है देखूंगी, हाइपोस्पेडियस तो नहीं है उसको, उसके टेस्टिस का साइज क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है, कोई नोडुलैरिटी तो नहीं है, और उसने कोई टेस्ट करवाए हैं। कोई मैंने बात मिस की है जो आपने कही हो? नहीं सर। यही कहा ना, तो आप तो फेल मुद्दत की हो गई हो। सुन लीजिए आप सब जितने बैठी है, 48 और सो। इनफर्टिलिटी में जब मरीज आता है तो मैं उसको ऐसे ताली बजा के कहता हूं, ये ताली तब बजी है कि दोनों हाथों से, अकेला एक हाथ काफी नहीं होता। आपने सारा फोकस एक हाथ पे डाल दिया, मेल, ठीक किया, क्योंकि ये मैंने विजिबली आपको मेल फैक्टर बताया है। क्या आपके मुंह से एक फिक्रा, सिर्फ एक फिक्रे से फेल हुई हैं आप? कि I will inquire whether his wife has been investigated up till now or not. अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो आपने बोलना है 2, उसकी ओवुलेशन के टेस्ट हुए हैं, उसकी ट्यूबल पेटेंसी के टेस्ट। ये 3 फिक्रे आपने बोल के फिर इधर आ जाना था, बस वो नहीं बोले, तभी मैंने बोला मुद्दत की फेल हो गई। आपने पहला कदम उठाया तो आप फेल थी। आपको आज का लेसन लिख लीजिए, मोटा सा लिख लीजिए आप सब। इफ इट्स केस ऑफ इनफर्टिलिटी,
आपको नजर आ रहा है कि हिस्ट्री से जो डेटा दिया गया है कि इसमें मेल फैक्टर है, या जो डेटा दिया जाए वो फीमेल फैक्टर है। आपका पहला फिक्रा मैं दोनों की हिस्ट्री लूंगी, दोनों की पास्ट इन्वेस्टिगेशन देखूंगी और दोनों को देखूंगी कि पॉसिबल कॉज एक में है कि दोनों में है। अगर एक में है जैसे यहाँ बताया गया आपको, फिर ये सारी बात सही थी। ये 3 फिक्रे आपने नहीं बोले, आप फिर आप Yes, sir. आप आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबको, विजिबली इसमें मेल फैक्टर की हिस्ट्री है, उसका सीमेन एनालिसिस ओलिगोस्पर्मिया। आप उस तरफ चली, बड़ा अच्छा चली, लेकिन फेल आपके पहले फिक्रे से हो गई। Yes, sir. क्या ये मुमकिन नहीं है कि दोनों में कॉजेटिव फैक्टर हो? Yes, sir. मुमकिन है। बिल्कुल। तो आपने फिर मुझे एक के दिन हो सकता है, दूसरे में भी होता। जो डेटा दिया गया है, बिल्कुल आपने हिस्ट्री ठीक ली है, मैंने बोला ठीक ली है, सब कुछ बातें सही बोली है, बट स्टिल यू आर फेल, क्योंकि पहले 3 फिक्रे नहीं बोले आपने। सो आज का मैसेज आप सबको, इनफर्टिलिटी का पेशेंट चाहे हिस्ट्री कितनी विजिबली मेल रिलेटेड हो या फीमेल रिलेटेड हो, आपने पहला फिक्रा ये बोलना है कि in case of subfertility or infertility, it is important that both should be investigated. In this case, I like to know history, physical examination, and investigation of the wife. And if there's any problem, I'll investigate her as well. However, the data given to me indicates, in this case, husband has oligospermia. So उसके लिए मैं ये पूछूंगी। ये चौथे फिक्रे पे आप पास हो जाती हैं। Before you had all this, before you had said all this, चलो जी, आप ही को आगे बढ़ाने के लिए नायला, सपोज ये आपने पहले वो 3 फिक्रे बोल दिए थे और वाइफ की सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, हस्बैंड के भी लोकली कोई हाइड्रोसील वेरिकोसील कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल टेस्टिस हैं और ये उसका काउंट है। प्रोसीड, मैं 3 मिनट देता हूँ। Sir, first of all, I will counsel the couple regarding the diagnosis and tell her in an empathetic way that there is an abnormality in the semen analysis report. I would like to repeat the semen analysis after 3 months for confirmation of the semen analysis report. And up till that, I will do conservative management. I will advise my patient lifestyle modification, do exercise, give her supplements like vitamin E, antioxidant, and review his report after 3 months for the for the semen analysis. If and if on the again after 3 months on the there is the same report, patient have oligospermia,
and her count is still the same, then I will do further the investigations of the wife also to confirm for Yeah, confirm. what are the further investigation of wife? सर उसकी ओवुलेशन और ट्यूबल पोटेंसी। तो वो तो पहले मैंने बोल दिया आपके बिहाफ पे कि in this case I would like to find out history of physical examination of investigations of wife. If they are all normal, I'll proceed husband का। ये मैंने कह दिया था आपके बिहाफ पे। I will discuss with the couple further treatment. I will advise her the intrauterine insemination. आपके ख्याल में why have we chosen intrauterine insemination in this case? Sir, because patient have a low sperm count and motility and morphology is normal, mild male factor. हाँ, ये जवाब है, ये जवाब है आपका। In this case, only problem is with the count. With the count. और उसकी morphology भी ठीक है और motility भी ठीक है। Hence, she Yes, is, sir. hence, पहले ये बोलना था। उसकी morphology भी ठीक है, motility भी ठीक है। Hence, he is a candidate for IUI. बस Yes. अब पास। सर हार्मोन प्रोफाइल भी करवाएंगे? हाँ जी, हार्मोन प्रोफाइल FSHL टेस्ट। हार्मोन प्रोफाइल। और सर रीजन भी तो देखेंगे ना ओलिगो की है। ये बात ये है कि हमने जनरली स्पीकिंग जो ओलिगोस्पर्मिया होता है, काउंट कम होता है, उसकी हम ढूंढते हैं कि लोकल कॉजेस। लोकल कॉजेस जो मैंने कह दिया, उसके टेस्टिस भी नॉर्मल हैं, उसकी हाइड्रोसील भी कोई नहीं, वेरिकोसील भी कोई नहीं, और कोई ओल्ड स्कार नहीं, वो मैंने रूल आउट कर दिया था। इसलिए सीधा आप IUI पे इस केस में जा सकते हो। इस केस में कि आज का दूसरा मैसेज, इफ मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी आर नॉर्मल, then the patient can be treated by IUI, full stop। ये आज का दूसरा मैसेज। In a case of male infertility, अगर ओलिगोस्पर्मिया है, that means काउंट कम है, लेकिन मॉर्फोलॉजी और motility is normal, then the first line of treatment is IUI। एक बात। दूसरे, नाला आपने कहा, वो छोटी सी बात थी इसलिए मैंने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा कहने में, कि आपने कहा मैं उसका दूसरे दफा काउंट 3 महीने बाद करवाऊंगी। नहीं, जी सर। कि 3 महीने बाद तब करवाओगी अगर उसको कोई ट्रीटमेंट दोगी तुम। वैसे ही रीचेक के लेबोरेटरी फॉल्ट तो नहीं है, यू कैन हैव इट डन नेक्स्ट वीक। कई दफा लेबोरेटरी फॉल्ट, ठीक है। so the recheck can be done within few days or week। अलबत्ता अगर आपने कहा होता कि मैं उसको विटामिन दे दूंगी, फोलिक एसिड दे दूंगी और जिंक दे दूंगी, इस तरह का एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है, एम्पिरिकल, तो वो दे दूंगी, फिर 3 महीने बाद करो। सर जी, सर इसमें इमीडिएट करवा के अगर हम इसमें हम बीटा HCG या कोई गोनाडोट्रोफिन्स वगैरह इसमें नहीं देंगे? ना, उनका कोई रोल नहीं। वो सर ये माइल्ड मेल फैक्टर में आ रहा है ना? सुन लो। अगर वो होगा, वो फैक्टर है, मैंने वो केस भी रखा हुआ है, वो फैक्टर होगा,
उसमें सारे पैरामीटर्स ही अफेक्टेड होंगे। वो जहाँ पे हमने उसको गोनाडोट्रोपिन देनी है या कुछ और देना है या क्लोमिफिन देनी है या लेजला देना है, ये 2-3 ट्रीटमेंट जो है वो दिए जाते हैं ओलिगोस्पर्मिया में। लेकिन वहाँ पे देना है जहाँ पे आप सस्पेक्ट ये करो कि वो कोई पॉजिटिव फैक्टर कहीं पे है। अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो वहाँ पे नहीं। चलो, गुड नाला, गुड, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था कि इसमें जो सही कहा आपने कि माइल्ड मेल फैक्टर है तो इसमें IUI होगा, तो हाँ। IUI विद अ सैंपल साइकिल आर द स्टिमुलेटेड साइकिल देंगे? नहीं, स्टिमुलेटेड। आप थैंक यू। कहिए अगर एग्जामिनर रोक के पूछे व्हाई नॉट सिंपल, सर उसमें कहिए जी IUI सर के ये जो हम 1 मिनट सुन 1 वीक के बाद करवाते हैं, ये सिर्फ लैब एरर। लीजिए, सुन लीजिए पहले, अपनी फिर बोलिए। ये बात इम्पोर्टेंट कि नॉन स्टिमुलेटेड साइकिल, चूंकि ओवुलेशन तो हो रही है, और जी जी या स्टिमुलेटेड साइकिल, आंसर इज मैडम IUI का even after stimulated cycle success rate is only 10%. Is only 10%. इसलिए अगर नॉन स्टिमुलेटेड में देंगे तो चांसेस आर उस महीने पर ओवुलेशन ही ना हो, क्योंकि ओवुलेशन जो है नेचुरली हर महीने जरूरी नहीं है, कोई महीना मिस भी हो जाता है कुछ, और इसलिए चांसेस उसके और भी कम हो जाते हैं। और इसमें पेशेंट इज इम्पेशेंट, वो उनको जल्दी होती है। जब वैसे तो IUI का भी जब हम उनको 10% कहते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ 10%, तो ये तो बहुत घट है। फिर मैं उसको मिसाल ये देता हूँ, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए जी, और 5 साल में कितने महीने होते हैं? अक्सर साहब आजकल डाटा कमजोर है तो चुप कर जाते हैं। मैं कह 60 महीने होते हैं। आपने 60 दफा ट्राई किया तो रिजल्ट 0 है। हम IUI में 1 दफा ट्राई करेंगे तो 10% है, कितना बेहतर है। फिर वो मान जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि अनस्टिमुलेटेड वाई स्टिमुलेट, वो तो ओवुलेट कर रही है, उसके रिजल्ट्स बताते हैं, तो मैडम स्टिमुलेशन इसलिए जरूरी है कि वी मेक श्योर कि उस महीने भी ओवुलेशन हो, वरना नेचुरल में एन मुमकिन है जिस महीने हम IUI कर रहे हैं उस महीने ओवुलेशन हुई ही नहीं, नेचुरली नहीं हुई, तो फिर हमारे 10% सक्सेस रेट और भी पीछे चला जाएगा। समझिए? सर भी माइल्ड ओलिगो में इसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? क्या जी? माइल्ड ओलिगो इसको है ओलिगोजूस्पर्मिया, तो इसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? 3-4 नाम बोले ना, तो जनरली दे आर नॉन स्पेसिफिक। आप जिंक दे दीजिए, आप विटामिन C दे दीजिए, और बहुत आपको ज़रा जल्दी है तो क्लोमिफिन भी दे सकते हैं उसको, बट कंटिन्यूसली, नॉट 5 days, कंटिन्यूसली फॉर 3 months? जी बिल्कुल। और ठीक है। तो इसी तरह मैं उनको गोनाडोट्रोपिन के हक में नहीं हूँ इस केस में बिल्कुल। ठीक। जी जी सर, इसमें हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्टॉप स्मोकिंग और उसका जो है फॉलिक एसिड जरूर बात कर लीजिए कि जी साउंड क्या देखती है? ड्रग्स ना ले, हॉट बाथ ना ले, ऐरा ना करेगा जी। सर अल्ट्रासाउंड पे क्या देखती है? स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जो करवाते हैं उसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट देखती है? डाल दीजिए। दे आर नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, दे आर नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, वो डायरेक्टली कुछ नहीं है। जैसे विटामिन आप मरीज को दे नहीं देते, और इवन आयरन हर मरीज को दे देते हैं, चूंकि प्रिज्यूमिंग कि पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी है। ये डायरेक्टली उसके ओलिगोस्पर्मिया पे
ट्रीटमेंट पे कोई असर नहीं रखती। चले जी। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि क्लोमिफेन की कोई डोज जी क्लोमिफेन एक मिनट सवाल वाला पूछे। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्लोमिफेन की डोज क्या होगी अगर माइल्ड ओलिगो में हम देना चाहते हैं? आपने कहा डेली देनी 50 मिलीग्राम पर डे फॉर 3 months। 20 मिलीग्राम पर डे। ठीक है सर, थैंक यू। चलो जी। नेक्स्ट सर वाला अगर ओलिगो के साथ कोई और भी एक और फैक्टर भी हो लाइक एस्थेनोस्पर्मिया या टेट्राजोस्पर्मिया हो तो सर फिर भी हम उसको फौरन ही रिपीट करवाएंगे? तो जी मैं आ रहा हूँ, सिंगल आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। लो जी अगला वॉलंटियर कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? इकरा। इफ्रा। इकरा डॉक्टर सर। क्यों इकरा? कहाँ से बोल रही हो? हैदराबाद। माशाल्लाह। मैडम आफ्ताब मुनीर से कभी मुलाकात होती है? जी जी सर। वो मेरा मुद्दबाना सलाम कहना, बहुत मुद्दबाना, ग्रेट वुमन। यू नो आप हैदराबाद से बोल रही हो, हैदराबादियों को कोशिश होती है किसी तरह कराची घुस जाए। एवरीबडी हु हैज सम इन्फ्लुएंस और सीनियरिटी वो कोशिश करता है कराची जाने की। सब कराची के बड़े प्रोफेसर पहले हैदराबाद में थे, फिर वहां चले गए। एक मैडम है जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है वहाँ, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, आपको पता ही है। तो इसके बावजूद वो हैदराबाद से कराची नहीं गई। शी डिसाइडेड टू सर्व इंटीरियर सिंध। अब तो वो क्या लड़की है, हिंदू लड़की है, क्या नाम? पुष्पा। अब पुष्पा श्रीचंद इज मैडम डॉक्टर जी। चूंकि वो इंटीरियर सिंध में जाती है, वहाँ वीवीएफ करती है, बीबीएस का जी 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 सर। बहुत कुछ करती है, तो शी इज वेरी पॉपुलर। जी। मेरी तो बेटियों जैसी है। तो लेकिन पुष्पा से पहले मैडम इंटीरियर सिंध में मेंट आफ्ताब मुनीर। यस सर। उन्होंने बड़ी खिदमत की है इंटीरियर सिंध की, बहुत खिदमत की है। जितने स्पेशलिस्ट सारे सिंध में हैं सब उनके ट्रेनिंग। तो मैडम को मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा कहना, उन्होंने कहा, उनको कहना प्यार भरा कह रहे। चले इकरा। नेक्स्ट पेशेंट इज एज 30 years, husband 34, married for 10 years, primary infertility, husband के अनडिसेंडेड टेस्टिस, सर्जरी चाइल्डहुड में हुई थी। अब आपके पास आई, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस है 0.14 मिलियन, जिसको कहते हैं सवियर ओलिगोस्पर्मी। इकरा फरमा दीजिए। सर जी। Sir, after mutual introduction, I will ask for the missing biodata of the patient, in which I will ask for the education, occupation, and whether the first or second marriage of both the partner, and occupation of the husband, as well as vital frequency, and as well as any problem in the coitus, any history of trauma, any history of the mumps in the childhood, any history of the nipple discharge, and any whether he has any been treating for the any genital infection, and any history of the steroid intake,
And I will further evaluate about the medical history of concern in the form of the diabetes or the depression and any history of drug intake for these problem and any smoking history. And also I will inquire about her female problem, that whether the female has history examination and investigations for the female partner is being performed or not. If yes, then I will review that investigation. And I will further inquire that whether this is the first time semen analysis was performed or it's the second time. And then in collaboration with the urologist, I will go for the examination of this patient. In the examination, we will take the height and weight of this patient to calculate the BMI, and then BP, pulse, temperature, respiratory rate, look for the secondary sexual characteristic, and then genital examination. For the local examination, and look for any scar mark, and examination of the testes for volume and consistency, and epididymis for the volume and consistency, vasa deferens for the presence or the absence or any other abnormalities. जी The examination history or examination हो गया. Then either after that further investigations was performed in the form of hormonal analysis or not. Hormonal profile. एक मिनट में टेलीफोन पे. हेलो 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 जी चलिए चलिए चलते जाइए. So, sir, I want the further hormonal profile of in the form of FSH, LH, prolactin, testosterone. Good. और And review her operative notes, his operative notes. जी And if this semen analysis was performed first time, then I will do the second. एक मिनट. हेलो जी वालेकुम सलाम. माशाल्लाह ते हाँ अच्छा अच्छा. हाँ जी जी सॉरी. हेलो Yes, sir. जी आपने कहा ऑपरेशन नोट्स देखूंगी और क्या. Sir, I will review female investigations also, and along with that, I will inquire that whether this is first time semen report was performed or not. If it is first time, then I will repeat the analysis as soon as possible. सुन करिए, ये बात मैंने पिछले केस में कही. ये पहला फिक्र आपका होना चाहिए कि I like to know the results of female. फुल स्टॉप. एक फिक्र है बस, उसकी डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है. पहले बोलना था, पहले बोलना बाबा इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी. अगर के आपके पास हिस्ट्री है जिसका तेरा पॉइंट कर रही है, उस दूसरे का कहो. ये दिस हिस्ट्री इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हस्बैंड. आई लाइक टू नो हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द वाइफ. बस फुल स्टॉप. फिर इधर आ जाओ. आपने ये नहीं बोला, हालांकि पिछले केस में मैंने इतने जोर से बोला था. सर हिस्ट्री में बोला था मैंने ये. और जी फिर दोबारा क्यों बोला? सर वो अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रिव्यू करेंगे ना, मांगेंगे, रिव्यू करेंगे वो रिपोर्ट सारी. इन्वेस्टिगेशन में उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करोगी बीवी की? Already investigation वो रिव्यू करूंगी in the form of ovulation. Either ovulation is
occurring or not, and SCG report को review करूंगी. तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके रिव्यू करने का, ओवुलेशन हो रही है कि To rule out female factor for the infertility. वो नहीं है, फिर क्या होगा? And then again, I will see that whether this is first time semen analysis or second. ऐसा ना करो. And then hormonal profile. आप ऐसा ना करो. सिंपल एक फिक्रा बोलो. आप काम का अपना वक्त क्यों जाया करते हो कि इफ उसमें भी कोई डिफेक्ट है? बाबा नहीं है, होता तो बोलता. तो रिमेन फोकस ऑन द प्रॉब्लम विच इज प्रेजेंटेड टू यू. इस केस में आपको प्रॉब्लम प्रेजेंट ये हुई है, अनडिसेंडेड सर्जरी, टेस्टिस की सर्जरी हुई थी चाइल्डहुड में, अब सीमन काउंट जो है वो 0.14 मिली, बस ये प्रॉब्लम दी गई आपको. इस पे फोकस रहो. बार बार डीरेल होके क्यों जाते हो फीमेल की तरफ? फीमेल का फिक्र पहला बड़ा जरूरी है, उसके बगैर नहीं पास होते. वो मैंने बोला कि इन दिस केस द cause of problem is possibly husband semen analysis, but I would like to know history, investigation of the female, and if they are normal, focus on the male. ये बोल. आपने बहुत कुछ गलत बोला, बहुत कुछ गलत. ये पेशेंट है जिसका हिस्ट्री दी गई आपको, अनडिसेंडेड टेस्ट की सर्जरी चाइल्डहुड में हुई थी. वजह तो आपको बता दी गई. आप बीच में लो जी सुन लो आपकी हिस्ट्री. मैं पूछूंगी उसकी एजुकेशन कितनी है, और क्वाइटिस की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको ट्रॉमा तो नहीं हुआ, उसको STI तो नहीं हुई, डिस्चार्ज तो नहीं होता, उसका डायबिटीज स्मोकिंग तो नहीं है, और एग्जामिनेशन पे फिर थोड़ा सा कोई खास एग्जामिनेशन डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हस्बैंड का सीन एनालिसिस रिपीट करूंगी, उसका BMI देखूंगी, उसके लोकल एग्जामिनेशन करूंगी, क्या करूंगी ये नहीं बोला, और फिर उसका हार्मोन प्रोफाइल करवाऊंगी, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, और फिर उसके ऑपरेशन नोट्स देखूंगी, ये बोला. They are not leading us to anywhere. जब मैंने ये बोल दिया कि उसका चाइल्डहुड में अनडिसेंडेड टेस्टिस था, उसका ऑपरेशन हुआ, आपको उस पर फोकस करना चाहिए था कि किस एज पे ऑपरेशन हुआ, क्या वो सक्सेसफुल था, क्या टेस्टिस आ गए स्क्रोटम में. और जब एग्जामिनेशन आपने बोला, उसमें ये बोलना था कि टेस्टिस कहाँ पे हैं, उनका साइज क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है. ये अल्फाज नहीं बोले आप. क्यों आप रट्टा लगा के उसी लाइन पे चलते हो? हजारों दफा बोल चुका हूं कि जो डेटा दिया गया उस पर गौर करो. यहाँ डेटा ये है कि हस्बैंड का अनडिसेंडेड टेस्टिस था, उसका ऑपरेशन हुआ था, और अब काउंट ये है. बाबा ऑपरेशन आपके सही ऑपरेशन नोट्स देखूंगी, कब कहा? ये सारा कुछ वक्त जाया करने के बाद. और फिर जब एग्जामिन किया, आपने बोला ही नहीं उसके टेस्टिस कहाँ पे हैं, उनका साइज क्या है, उनकी कंसिस्टेंसी क्या है. अब मैंने माना कि आप लेडी डॉक्टर मेल को एग्जामिन नहीं करती, लेकिन आप अपने असिस्टेंट को, या जो मेल डॉक्टर आपका असिस्टेंट है, उसको कहोगे तो सही कि देखो क्या देखना. एग्जामिनर को बताओगे तो सही कि उस व्हाट ही शुड बी लुकिंग फॉर. वो तो नहीं. तो इसलिए यहाँ उसका STI से क्या ताल्लुक है, इसका डायबिटीज से क्या ताल्लुक है, स्मोकिंग से क्या ताल्लुक, BMI से क्या ताल्लुक. ये सारी किताब बस बोलते जाओ, किताब में ये लिखा हुआ.
1000 दफा कहा, जो आपको बताया उस पर गौर करो। आपने गौर ही नहीं किया कि उसके अनडिसेंडेड सर्जरी हुई थी। वो अक्सर होता है फेलियर जो इसमें है। चाइल्डहुड की सर्जरी कितनी उम्र में हुई? पहले 2 साल में हुई, ये अल्फाज बोलो। अगर 2 साल से लेट हो फिर तो वो लेट हो गया, फिर सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, ये बोलना था। एनीवे, आपको मैं टाइम खत्म होने वाला 2 मिनट देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट बोलो, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करोगी उसको? इकरा। सर डोंट गेट टू अपसेट। मैं depending upon her his hormonal profile, whose hormonal profile? husband's hormonal profile. Husband's hormonal profile. Hmm. तो क्या हार्मोन प्रोफाइल क्या मांगा? FSH, LH, testosterone. Good. And prolactin. And prolactin. Yes. ये 3 बोलने। चलो ये कर लिए, वो सारे नॉर्मल है। Any karyotyping available? इसका कैरियोटाइपिंग से क्या मतलब? क्या फायदा होगा कैरियोटाइपिंग? Scrotal ultrasound. अल्ट्रासाउंड चलो मान, आगे बोलो ना। Then, sir, I will explain the diagnosis to the patient that he is the most common cause of the infertility in this couple is due to the severe oligospermia, and so that I will go for the assisted reproductive technique in the form of ICSI. गुड, लेकिन उससे पहले बात जो आपने एम्फसाइज करनी थी वो नहीं की। इस ट्रीटमेंट हैज ICSI, बिल्कुल ठीक बोला, बट आई वुड लाइक टू नो मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। मैंने सिर्फ काउंट दिया जी। मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो होंगे तो ICSI का रिजल्ट बेहतर होगा। अगर मॉर्फोलॉजी बहुत बुरी है फिर आपको नॉर्मल स्पर्म भी नहीं मिलता, फिर उसका ICSI भी नहीं हो सकता। चले, ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है। हु इज द थर्ड वॉलंटियर? इकरा। हेलो। यस सर। बाबा, तुम्हें जब प्रॉब्लम दी जाए उस पे गौर करो। Here was undescended testis. जी सर। उस पे गौर करो। आप वही जो किताब में रूटीन रखी हुई है उस पे जाते हो, तभी तो वहां पे जाके परफॉर्म नहीं करते। चलो, वो इज थर्ड वॉलंटियर? है कोई थर्ड वॉलंटियर? नाम तो 3-4 लिखे हुए हैं। हिना पिंडी से, सदा कोयटा से। यस सर। हाँ जी, आप कौन है? सबा फ्रॉम कोयटा। चलो गुड कर। चलो, आपका केस आसान भी है नहीं भी। A patient age 28 years, her husband is 35 years, primary infertility for 10 years. आते हैं आपके पास, the problem is husband is having retrograde ejaculation. बोलिए। Yes, sir. Patient age 28 years, husband 35 years, primary infertility for 10 years, and problem is husband is having retrograde ejaculation.
Keep it. Okay. Okay, sir. So after greeting and mutual introduction, I will confirm the given details to me, and I will take the brief demographic details, address my patient's concern, and set an agenda. Then I will inquire about the detailed history from the patient, the husband's history first, that for how long he has been married, and is it the first marriage of both the couple, and for how long they are trying to conceive, and whatever I will inquire about the details of the coitals, how many times a week, what is the frequency of the coitus, and I will also inquire about about her female partner, that how is she, what any medical or surgical history of concern in her, and test and treatment done for her or not. And after that, I will inquire about male's medical history, that any diabetes or any diabetes, hypertension in him, and what is his occupation. And I will inquire about a history of any drug intake, and drug intake like any antihypertensives or diuretics or antipsychotics. And I will inquire about history of any trauma, any spinal cord injury, and I will inquire about any previous tests and treatment done for this problem in him or not. After that, I will do the exam. I'll also inquire about the mom's history in the childhood, and I will inquire if he can differentiate between smells or not. That's it, sir. Then I will go for the examination. In examination, I will calculate the BMI of the male patient, and do the general physical examination to rule out any comorbidities. Check for his smell, look for extra height, check the temperature, and thyroid examination, and auscultate chest, and look for any and palpate for inguinal lymph nodes, and then a local examination in which we look for the scrotum, for the descent of the testes, volume and consistency and temperature, and the epididymis, and rule out the varicocele, hydrocele, or any deformity in the penile structure, and the prostate examination. And I will also sir उसमें UTI और उन चीज़ों को मैंने rule out करना था history में. Yeah. After that, I want the semen analysis. In investigations, I want the semen analysis of the patient after 3 to 5 days of the abstinence. Yeah. And urine routine examination. And the hormonal profile, which include the FSH, LH, testosterone, and prolactin levels. I want the post-ejaculatory urine examination, sir. And I want, sir, बस इसमें यही करेंगे. Scrotal ultrasound भी कर सकते हैं बस. Yeah. So any positive finding till now? नहीं अभी तो कुछ नहीं. Okay. Okay, sir. So I will offer support to my patient. I will counsel him regarding the diagnosis that he is having a problem in which his semen is not ejaculated through a proper pathway, and it is retrogradely ejaculated into the urine. That is the reason why he is having problem in the infertility most likely. I will also review the female partner's reports to rule out cause in her. And then I will tell my patient about the lifestyle modification, to have a healthy, well-balanced diet, and if he has any comorbidities, then to go for its treatment, and if he is taking any drug which can cause the retrograde ejaculation, so he should modify those drugs as well. And and after doing all this, we will we will keep him on the conservative management for 3 months, and will repeat the semen analysis after 3 months. And if the report shows the same problem again, the retrograde ejaculation, then we can offer him the sir इसमें जो है ना हम urine से वो sperm washings करके तो IUI भी कर सकते हैं if the motility, morphology और
and the motility morphology count are enough to go for the IUI. But if the count is less or the motility is reduced, so we can go for the assisted reproductive technology. क्या बात है, क्या बात, क्या कहो. Here is a patient, 28-year-old, husband 35-year-old, married for 10. Primary infertility, husband has retrograde ejaculation. सारा वक्त आपने जाया किया. अगर कोई चीज रेलेवेंट है, वो आखिरी फिक्रा है आपका कि मैं उसका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, बस वो रेलेवेंट. 7 मिनट में से 6.5 मिनट आपने जाया कर दिया. मैं कितनी दफा कहता हूँ, ये जो बताया गया उस पर गौर करो. 6.5 मिनट आपने रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन पे गुजारने थे. उसको पता नहीं कहाँ घुमाती रही आप. उसकी स्मेल देखेंगे चाइल्डहुड में, उसका BMI देखेंगे, उसकी कोमॉर्बिडिटी थायराइड देखेंगे, और उसके टेस्टिस को एग्जामिन करेंगे, एपिडिडमिस को देखेंगे, और 3-4 दिन के वक्फे के बाद तो उसका सीमन टेस्ट करेंगे. सारा करते करते फिर बोला आपने कि पेशाब करवाएंगे बाद में. कुछ नहीं, क्यों नहीं आप. मैं तो I'm getting disappointed with myself कि एक सबक है जो मैं पिछले पता नहीं कितने महीनों से कहे जा रहा हूँ, सालों से कहे जा रहा हूँ कि बाबा जो डेटा दिया गया उस पर गौर करो. सारी हिस्ट्री रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन पे होनी थी. और फिर उसकी मैनेजमेंट पे होनी थी. एक फिक्रा बोलना था कि हस्बैंड के अलावा वाइफ के, आई होप all investigation has been carried out to find out her ovulation and any treatment given to her up till now. बस यहाँ उसकी ओवुलेशन चाहिए, बाकी तो सारा रिट्रोग्रेड के साथ क्या करोगे कि रिकन्फर्म कर लोगे. रिट्रोग्रेड इजैकुलेट को कलेक्ट कैसे करते हैं, यूरिन एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन कैसे करते हैं, और फिर कैसे कहते हैं कि वो क्वाइटस करे और फौरन बाद यूरिनेट करे, ताकि आप सेंट्रीफ्यूज करके स्पर्म से अलग कर लें और उसको फिर कल्चर मीडियम में डालें ताकि उस पर यूरिन का असर कम हो. फिर डिपेंडिंग अपॉन वो मैं जो पहला केस में बोल रहा था, depending upon the count, motility and morphology, फिर हम फैसला करेंगे कि उसका IUI होना चाहिए, IVF होना चाहिए, ICSI होना चाहिए, क्या होना चाहिए. ये थी लाइन आप, इस पे जाना था कि अगर उसमें पोस्ट क्वार्टर यूरिन का जो है उसमें स्पर्म्स कैसे निकलते हैं, कितने निकलते हैं, उनकी मोटिलिटी क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, विल डिसाइड कि उसका IUI हो, IVF हो, ICSI. ये अल्फाज बोलो. आप पता नहीं कहाँ चाइल्डहुड में घूम गए, उसकी स्मेल में घूम गए, उसकी स्पाइनल इंजरी पता नहीं. स्पाइनल इंजरी डजंट कॉज रिट्रोग्रेड, मुझे नहीं पता. नहीं, थोड़ा सा जो आपका डेटा दिया जाए उसी पे फोकस हो, उसी पे फोकस हो.
आप ये नहीं करते, आपने जो एक रट्टा लगा के हिस्ट्री बनाई हुई है वही बोल रही है, वो हर एक पे फिट नहीं होती। आप सर यूरिन से जो है हम लेते हैं, जो स्पर्म लेते हैं वो सेंट्रीफ्यूज करके लेते हैं। जी बिल्कुल, यूरिन को इकट्ठा ले लेते हैं ना, अब उसमें सारे स्पर्म्स फैले हुए, 500 सीसी यूरिन है, 500 सीसी में वो फैले हुए, तो उनको कैसे निकालना, यही उसको सेंट्रीफ्यूज करें। स्पर्म एक पैलेट की शक्ल में एक तरफ आ जाएंगे, बाकी यूरिन डिस्कार्ड कर दो, उस पैलेट को फिर कल्चर मीडियम में डाल दो, हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म्स। फिर उनको रीअसेस करो, एवेलुएट करो, उनका काउंट, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी मोटिलिटी, उसके मुताबिक उसको इलाज। यस यस सर। इधर जाना। सर यूरिन को अल्कलाइन कैसे करेंगे? क्या? यूरिन को अल्कलाइन कैसे करेंगे? वो देते नहीं आप यूटीआई में, यूरिनरी एंटीसेप्टिक से पहले वो क्या है, तो उसकी सिम्टम्स को इमीडिएटली बेहतर कर देता है यूटीआई की। कुछ ऐसा है, मुझे उसका नाम नहीं, लेकिन चूंकि उसको अल्काई करेंगे तो एसिड यूरिन का जो डैमेज है टू द स्पर्म्स वो नहीं होगा। सिट्रॉल का सिरप सर, सिट्रॉल का। सिट्रल का, हाँ, आसान तरीका, सिट्रल का दे दो। चलो जी, ये आज का सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो केस नंबर 1 था जिसमें हमने पेशेंट का IUI किया था, तो सर हम इसको 6 साइकिल्स देंगे IUI के? नहीं 3 देते हैं। जिसमें सर ओलिगोस्पर्मिया था जो हमारा फर्स्ट केस था, उसमें IUI के 3 साइकिल करते हैं, क्योंकि IUI इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव, उसका पेशेंट का 50-60 हजार रुपया खर्च हो जाता है एक IUI में। जी सर। तो फिर अगर 3 देंगे तो 1.5 लाख हो गया, अगर 6 देंगे तो वो फिर 3-4 लाख हो गया। वो 3-4 लाख की बजाय फिर वो सीधा IVF क्यों ना करवा ले 4-5 लाख में। सही सर, मतलब 3 साइकिल्स दे के फिर सर हम उसको IVF ऑफर करते। चले, ऑल द बेस्ट। अगली दफा कोई टॉपिक है आपके पास तो बता दें, वरना शफी विल। हाँ, ये वैक्सीन HPV, पहले तो थोड़ा सा वक्त मैं इस पे लगाऊंगा, क्योंकि HPV आजकल बड़ी हॉट टॉपिक है, डिस्कशन में है। तो पहले तो HPV डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक बताइए क्या हो। सर आप करवा दें कोई टॉपिक जो एग्जाम में आना है। क्या? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है जी सर, ये फीमेल इनफर्टिलिटी दोबारा करवा दें सर, विद फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियोसिस के साथ। चलो जी, मेल आज की है, फीमेल इनफर्टिलिटी वगैरह के साथ भी अगली दफा यही सही, ठीक है दिया, जी सर। ताकि फर्टिलिटी तो कंप्लीट हो जाए। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग, लेकिन प्लीज थैंक यू। आती है तो फिर मेरी बात भी सुने ना, आप मेरी बात पे नहीं गौर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपका दादा नाना होगा, बूढ़े हैं वो, लेकिन उनकी बात तो सुन लिया करो। मेरी बात भी उसी कैटेगरी रखते हुए, आई एम ओल्ड, लेकिन एक बात जरूर है, वो मैं सेल्फ इंडल्जेंस में कहता हूँ, ये जो तरीका मैं बताता हूँ वहाँ पे टॉक्स में जाके सोचने का, करने का, वो हर कोर्स वाला नहीं बताता। वो केस हिस्ट्री लेके डिस्कस करना शुरू कर दे, नहीं, आपके पास तो 7 मिनट है, वो सुनो, उसी पे फौरन ऑर्गेनाइज करके रिएक्ट करो। इंशाल्लाह
God will help you pass भी हो जाएंगे. Thank you. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.